नमस्कार बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 2 के 4th एंड 5th यूनिट को कवर करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना फ़ोन रोटेट कर लीजिए, जिससे कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकें और आपकी वीडियो में अटेंशन बनी रहे और आपको कोई भी टॉपिक में कोई डाउट ना रह जाए। तो अब आप लोग अपना फ़ोन रोटेट कर लीजिए। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अपने इस टॉपिक में आज हम ये जानेंगे कि दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे कुछ राज्य थे, जैसे कि चोल, चेर, पांडे, इन राज्यों की क्या विशेषताएं थी और इन राज्यों के बारे में हमको किस ग्रंथ से यानी किस साहित्य के द्वारा उन राज्यों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे कि दक्षिण के राजा और सरदार। तो दक्षिण के राजा यहाँ से हमारा ये तात्पर्य चोल, चेर, पांड्य से है, और सरदार वहाँ के छोटे छोटे कबीलों में रहने वाले मुखियाओं, उनको सरदार कहा जाता था, उनके बारे में। आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं कि जिस समय उत्तर भारत में इन बड़े बड़े नए महाजनपदों का विकास हुआ था, उसी समय दक्षिण भारत में यानी कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में छोटे छोटे नए चोल, चेर, पांड्य जैसे नए सरदारियों, नए राज्यों का उदय हुआ था। इन सरदारियों के बारे में, इन राज्यों के बारे में हमको एक ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जिसको संगम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं संगम ग्रंथ क्या है। संगम ग्रंथ दक्षिण भारत का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो कि मेनली तमिल भाषा में है। तमिल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें दक्षिण के सरदारों और वहाँ के राजाओं के बारे में, साथ ही उनकी सरदारियों के बारे में बताया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि सरदार कौन होता है। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। वह क्या करता है, अपने परिवार के, अपने कबीले के सभी सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और उन पर अपना नियंत्रण रख के उनसे कार्य कराता है। उसके कार्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक कार्यों का संचालन करना, यानी कि कुछ त्यौहार, जो बड़े बड़े त्यौहार होते थे, उनका संचालन करना, उनकी तैयारी कराना। और युद्ध के समय जब किसी छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे कबीलों में जब युद्ध हो जाता था, तो युद्ध के समय अपने सैनिकों का नेतृत्व करना होता था। और जब दो व्यक्तियों के बीच कभी लड़ाई हो जाती थी, तो उनके बीच मध्यस्थता कराने का कार्य भी यह सरदार किया करता था। तो सरदारियों के बारे में सरदार के इन्हीं कार्यों को उसकी सरदारी कहा जाता था। तो राजधर्म के ये छोटे से कुछ नवीन सिद्धांत थे, जो दक्षिण भारत में पनपे थे, जिनको चोल, चेर, पांडे के नाम से जाना जाता था। आइए अब जानते हैं 4.2 यानी कि दैविक राजा के बारे में। राजाओं द्वारा अपने आप को विशिष्ट तथा अन्य राजाओं से महत्वपूर्ण बताने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता था। दैविक राजा, तो राजाओं द्वारा समाज में उच्च स्थिति प्राप्त करने का जो एक तरीका था, वह था स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना। यानी कि वह जब समाज में अपने आप को उच्च स्थिति का दिखाना चाहते थे, तो स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ करके प्रस्तुत करते थे। जिसका सर्वप्रमुख उदाहरण, जिसकी सबसे पहली शुरुआत किसने की? कुषाण शासकों ने, दक्षिण के शासक कुषाण शासकों ने की थी। इन्होंने सबसे पहले अपनी मूर्तियाँ बनवाई और इन मूर्तियों के माध्यम से यह स्वयं को देवतुल्य बताना चाहते थे, यानी कि देवताओं के समान। और साथ ही इन कुषाण शासकों ने अपने नाम के साथ देवपुत्र जैसी कुछ उपाधियां भी लगाई थी, जिसके लिए शायद वे चीनी शासकों से प्रेरित हुए थे, क्योंकि चीन के जो शासक थे वह स्वयं को स्वर्गपुत्र कहकर प्रस्तुत करते थे, यानी कि स्वर्ग के पुत्र। तो इसीलिए उनसे सीख करके इन कुषाण शासकों ने भी अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधियां लगाई होंगी, ऐसा माना जाता है। अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियों को जोड़ने से विद्वान यह बताते हैं कि इसके द्वारा वे राजा स्वयं को अपना उच्च स्थिति प्रदान करने का दिखाते होंगे। वहीं कुछ दूसरे विद्वानों का ऐसा मानना है, उनको ऐसा लगता है कि कुषाण शासकों ने इन उपाधियों का प्रयोग अपने से निम्न स्तर वाले, यानी कि अपने से छोटे राजाओं और कुछ प्रमुख अधिकारियों पर अपना हत्था जमाने के लिए उपयोग में किया था। यानी कि कुछ छोटे राजाओं पर अपना अधिकार जमाने के लिए ऐसी उपाधियों का उपयोग किया था। और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि इन उपाधियों को अपनाकर वे कुषाण शासक मध्य एशियाई, यानी कि मध्य एशिया की परंपराओं का प्रभाव दिखा रहे थे। मध्य एशिया, यह वाला क्षेत्र मध्य एशिया, यहाँ के क्षेत्रों में जो राजा थे, जैसे कि चीन,
मंगोलिया, इन क्षेत्रों में जो भी राजा लोग शासन करते थे उन राजाओं द्वारा अपने नाम के साथ में कुछ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ी जाती थी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इन उपाधियों के द्वारा वे कुषाण शासक मध्य एशियाई परंपराओं का प्रभाव दिखा रहे थे कि हम मध्य एशियाई परंपराओं को मानते हैं। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं कि राजाओं द्वारा अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियाँ क्यों उपयोग में लाई जाती है। तो आइए अब जानते हैं भारतीय इतिहास के दूसरे प्रमुख साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य तो होता यूँ है कि गुप्त साम्राज्य को भी मौर्य साम्राज्य की तरह ही भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साम्राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी में इस साम्राज्य के प्रथम शासक श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी 4वीं शताब्दी ईस्वी में। और इस साम्राज्य के जो कुछ प्रमुख शासक हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, और सबसे प्रमुख इस साम्राज्य के सर्व प्रमुख शासक हैं समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। यह साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण किया था। गुप्त साम्राज्य के समय यानी कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास ही महाभारत तथा रामायण जैसे कुछ साहित्यिक कार्यों का भी संकलन किया गया था गुप्त साम्राज्य के दौरान। तो आइए अब जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं, वे कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो वह पहली चीज़ है सिक्के। गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने का सर्व प्रमुख जो स्रोत है वह है हमारे सिक्के। गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण के सिक्के यानी कि सोने के सिक्के, जिन पर प्रायः हमेशा शासकों की प्रतिमाएं या फिर उनका नाम उत्कीर्ण किए गए थे, उनके द्वारा हमको गुप्त साम्राज्य की शासन प्रणाली और उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने का जो दूसरा प्रमुख स्रोत है वह है अभिलेख। गुप्तकालीन शिलालेख हो या फिर अभिलेख हो, उनके द्वारा गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में बहुत आसानी होती है, जिनमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि यानी कि हरिश्चंद्र द्वारा जो संस्कृत में एक इलाहाबाद स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था, उससे भी हमको गुप्तकालीन साम्राज्य की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने का थर्ड जो स्रोत है वह है गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में विभिन्न प्रकार के साहित्यों को भी सहायक माना जाता है, जैसे कि एक हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, मेगस्थनीज द्वारा लिखे गए विवरण और अन्य लेख, इनके द्वारा हमको गुप्तकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। फिर गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने का एक जो सर्वप्रमुख स्रोत है वह है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ वह चीज़ होती हैं जो अपने राजा द्वारा किसी व्यक्ति से लिखी जाती हैं। गुप्त शासकों से संबंधित संस्कृत धर्मशास्त्र, जातक, पंचतंत्र में वर्णित कथाओं, साहित्यों तथा साथ साथ कवियों के द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनके द्वारा गुप्त साम्राज्य की जानकारी आसानी से प्राप्त होती है। इसमें सर्वप्रमुख समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई एक प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद स्तंभ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, वह प्रयाग प्रशस्ति है। इसके द्वारा गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये चारों स्रोत आप जान चुके हैं कि किसके द्वारा हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब अपना 5th टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बदलता हुआ देहात। अपने सब यूनिट यानी कि 5.1 में जनता में राजा की छवि, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि उस समय के जो राजा शासन करते थे उनके प्रति सामान्य जनता, उनकी प्रजा के क्या विचार होते थे। तो इतिहासकारों ने प्रजा के राजा के प्रति विचारों या फिर उनकी छवि को जानने के लिए जातक कथाओं और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों को अपना केंद्र बनाया है, जिनके द्वारा उनको उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के जो राजा थे उनकी वहाँ की प्रजा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो आइए अब जानते हैं कि वह किस प्रकार से पता लगाते हैं। तो एक यहाँ पर एक जातक कथा, एक जातक ग्रंथ है गततिंदु नामक इस जातक कथा से हमको यह पता चलता है कि अक्सर
राजा तथा प्रजा के बीच जो संबंध होते थे वह तनावपूर्ण होते थे, क्योंकि इस तनाव का यह कारण था कि जो प्रजा थी, प्रजा का ऐसा मानना था कि जो शासक हैं, जो राजा है, उस समय के जो राजा थे वह अपना राजकोष भरने के लिए उनसे अत्यधिक मात्रा में उम्मीद से ज़्यादा कर यानी कि टैक्स एकत्रित करते हैं। और साथ ही उन इसके पीछे वह एक कारण यह भी बताते हैं, उनकी ऐसी अवधारणा है, वह कहते हैं कि दिन में तो क्या में राजाओं के अधिकारी आते हैं और उनको लूट के चले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर रात में वहाँ वह लोग चोरों से परेशान रहते हैं, चोर आते हैं और उनको लूट करके ले जाते हैं। इस तनावपूर्ण कारण को आप जान चुके हैं कि किस वजह से जनता की राजा के प्रति ऐसी अवधारणा थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन करों, ऐसा माना जाता है कि जनता द्वारा इन करों से बचने के लिए प्रायः किसानों द्वारा क्या किया जाता था, वह समाज को, नगरों को छोड़ करके जंगलों की ओर भाग जाया करते थे। तो इस प्रकार जनता जो थी, सामान्य जनता, उनकी राजा के प्रति छवियाँ होती थी, वह राजा के बारे में इस प्रकार के विचार रखती थी। इस तनावपूर्ण संबंधों को भी आप जान चुके हैं कि इसका कारण क्या होता था। आइए अब आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं कि जो टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है संगम ग्रंथ क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आज के टॉपिक से वह है सरदार। सरदार कौन होता है और सरदार के क्या कार्य होते हैं, वह किस प्रकार के कार्य करता है। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टॉपिक से वह है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, किन के द्वारा हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। फिर जो एक दूसरा क्वेश्चन है वह है प्राचीन काल के राजाओं, यानी कि उस समय के राजाओं के किस प्रकार के विचार थे जनता के बीच में, कि उस समय की जो जनता थी वह किस प्रकार के विचार राजाओं के विषय में रखती थी। तो ये आज के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक प्रीशियस कमेंट करना मत छोड़ना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।